में गिवन क्या है फिर में ए नॉट क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एट ए रेस्ट देन वॉल्यूम व्यूड फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in a direction parallel to edge of the cube cell v। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले फार्मूला हमें लगाना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। बेसिकली हमारा कोई क्यूब है, क्यूब इस तरीके से बनाएंगे, क्यूब हम बना देंगे और क्यूब हमारा किस में है, रेस्ट में है। यदि क्यूब हमारा रेस्ट में है तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसकी जो आर्म्स होंगी, आप सपोज दैट इसकी हमने आर्म्स को ए नॉट ले लिया ये एक्स एक्सिस में, तो इसकी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो होंगी आर्म्स वो ए नॉट ही होंगी। अब इसमें कंडीशन क्या है हमें दिखानी है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या लगाना है कि L इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो L के केस में हमने क्या वैल्यू लेनी है, L इज इक्वल टू ए नॉट लेनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होगा हम ए नॉट ले रहे हैं तो ए नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इसको हम LX बोल देंगे, LX। सिमिलरली LY निकालेंगे तो LY इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, LZ निकालेंगे तो ए नॉट हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड। तो v इज इक्वल टू एल एक्स की वैल्यू क्या है, ए नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू ए नॉट इंटू ए नॉट। इस तरीके से इसका वॉल्यूम में जो मिलेगा ए नॉट क्यूब स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सबको क्लियर हो गया। एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ये लगी है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट होती है कि कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमेशा एक्स एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से इसकी लेंथ हमारे इस फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि जो कोई भी एक मूविंग फ्रेम होता है, एक रेस्ट फ्रेम होता है, एक रॉड हमारी मूविंग फ्रेम में रखी होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो मेजर्ड लेंथ, किसी रेस्ट फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा जो मेजर्ड लेंथ होती है वो प्रॉपर लेंथ की इतने टाइम्स होती है। तो प्रॉपर लेंथ यहाँ पर क्या है, ए नॉट है, तो ए नॉट का इतने टाइम्स हो गया है। इस तरीके से ये वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कंडीशन दी गई है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है v इज लेस देन c, वेरी लेस देन c, v इज इक्वल टू c, v इज ग्रेटर देन c, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया था कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लो वेलोसिटी। मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल था, लो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल था, लो वेलोसिटी के लिए गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है ना। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हाई वेलोसिटी की बात करते थे, मतलब v अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू c, तो वहाँ पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते थे, वहाँ पर अप्लाई करते थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है v इज वेरी लेस देन c, उसके लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। गिवन क्या है कि मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है ना, किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मास होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस इन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, इसमें लिखा है इंक्रीजेस विद इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें करना क्या है, इसमें फार्मूला एक होता है, उसके थ्रू आप हमेशा इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या होता है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब इस केस में बच्चों ये देखिएगा कि यदि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वैल्यू 1 से डिक्रीज तो होती चली जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी तो ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि यदि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी तो जो उसका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मास है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गिवन है a train is approaching towards a stationary person with a velocity v
The train emits a signal, light signal. The signal will be reach the stationary person with velocity. अब देखिए यहाँ पर there are two frame of reference हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए दो फ्रेम हैं आपके इस तरीके से। ये आपका x डैश है, ये y डैश है, ये z डैश है, ये x है, ये y है और ये z है। इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन O डैश है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ट्रेन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स स्टेशनरी पर्सन। अब ये जो ट्रेन है ये ऐसे जा रही है, ये हमारा रेस्ट में पर्सन है, यहाँ पर पर्सन है जो रेस्ट में है, ठीक है ना। तो ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, अप्रोच कर रही है मूविंग फ्रेम से। तो अब कह रहे हैं कि द ट्रेन इमिट्स ए लाइट सिग्नल। अब ये यहाँ से एक लाइट सिग्नल दे रही है, इससे सिग्नल एक पास हो रहा है इस तरीके से, ऐसे सिग्नल दे रही लाइट सिग्नल, ठीक है ना। द सिग्नल विल रीच द स्टेशनरी पर्सन विद ए वेलोसिटी। अब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यदि इसको देखेगा तो इस सिग्नल की स्पीड इसको क्या दिखाई देगी, इसको हमेशा इसकी स्पीड जो होगी, सिग्नल की स्पीड ऑफ लाइट सिग्नल इज इक्वल टू सी ही दिखाई देगी। क्योंकि आपको मालूम है कि आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है कि स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम हमारा यदि मूविंग फ्रेम है तब भी उसके लिए वेलोसिटी ऑफ द लाइट की वैल्यू सी होती है, और रेस्ट फ्रेम है तब भी उसके लिए स्पीड ऑफ द लाइट हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इसी फंडामेंटल पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है, ये यूपीपीसीएस में भी आ चुकी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन। ओके, we will, if the kinetic energy of a body is thrice to its rest mass energy, then find its velocity। अब इसमें velocity फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम में गिवन क्या है, क्योंकि k इक्वल टू कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी थ्राइस ऑफ इस रेस्ट मास एनर्जी मींस m0c², ये प्रॉब्लम में गिवन, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं देन फाइंड द वेलोसिटी, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फार्मूला क्या होता है, m k इक्वल टू m माइनस m0 इंटू c² होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तब देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, वो देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। देन यू विल फाइंड 3m0c² इज इक्वल टू m माइनस m0 इंटू c², ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3m0c² इज इक्वल टू mc² माइनस m0c², क्लियर। तो और यू कैन राइट माइनस m0c² इधर ले आइए, तो 3m0c² प्लस m0c² इज इक्वल टू mc² मिल जाएगा। अब आप देखिए इसमें ये हो जाएगा 3m0c² प्लस m0c², तो आपको क्या मिलेगा 4m0c²। 4m0c² इज इक्वल टू mc², c² कैंसिल, यू विल गेट, तो m की वैल्यू आपकी 4m0 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, m की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मास तो इसका 4m0 आ गया। अब हमको फाइंड आउट करनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला लगा दीजिए। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है देखिएगा, तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला होगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² c²। अब m की वैल्यू कितनी है, 4m0 है, तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको भी एक इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको सेकंड, ये सेकंड हो चुकी है, थर्ड डाल दो, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन देन वी विल गेट, क्या हो जाएगा 4m0 इज इक्वल टू बन जाएगा m0 अपॉन √1 माइनस v² c² हो जाएगा। इस m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो तो ये बन जाएगा 1/4 इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा स्क्वायर करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा। 1/16 1/16 इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से 16 माइनस 1 दैट इज 15/16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, यहाँ से करना ये है, इस कैलकुलेशन को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये बन जाएगा v बाय सी की वैल्यू निकालेंगे तो 15/16 आ जाएगा। v बाय सी की वैल्यू 15 √16 का मतलब 4 आ जाएगा, है ना भाई, चूंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ √15 आ जाएगा, यहाँ 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। इसी तरीके से v की वैल्यू निकालेंगे तो √15/4 इंटू सी आ जाएगा। अब c की वैल्यू लगा दीजिए, c स्पीड ऑफ द लाइट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू। तो देखिए तो ये v इज इक्वल टू बन जाएगा √15/4 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल विद रेस्ट मास m0 एंड मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट मतलब लिखना है। इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस यू कैन सी। फर्स्ट ऑप्शन A, B and C and D। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए ये देखना है इसमें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है K इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, ऑलरेडी यू नो दैट वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू m0/√1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला, तो इसमें पुट कर देंगे। इसको बोल दो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हम m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ 1/2 हो जाएगी और m की वैल्यू हमने लगा दी m0v²/√1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उससे हमारा आंसर टैली कर रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो गई है। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0। तो पार्टिकल का रेस्ट मास गिवन है, रेस्ट मास m0, ठीक है ना। रेस्ट मास जो है m0 है और इसका मूव दैट स्पीड। अब स्पीड v इज इक्वल टू दिया गया है, स्पीड v इज इक्वल टू 0.8 c गिवन है। रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व्ड मास विल बी। तो हमें मास फाइंड आउट करना है, दैट इज m इज इक्वल टू वेरिएबल मास जिसको बोलते हैं। रेस्ट मास गिवन, वेरिएबल मास फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी यू कैन अप्लाई द फार्मूला, then you will get m is equal to m0/√1 minus v square by c square। तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद देखिए इसमें वैल्यू पुट करना है बच्चों। तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो रूट हो जाएगा 1 माइनस और v की वैल्यू देखिए इसमें पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी है 0.8 c का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन अब कर लेना है। तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू मिलेगा m0 अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस ये बन जाएगा 0.64 सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में 0.64 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 मिस हो गया 100। तो इस तरीके से यहाँ पे 0.36 आ जाएगा। तो m0 अपॉन
0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में 6 की 10 में 4 की 6, हाँ ठीक है, 0.6 आ जाएगा। अब जब ये 0.6 आ जाएगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 10m0/6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो 5/3m0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3m0। ठीक, इस तरीके से यदि कोई ऑप्शन दिया गया है इसमें 5/3m0 का, तो वो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू भी आप कंप्लीट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इसका ये सोल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है ना। जिस टर्म में आपका ऑप्शन दिया हो उसी टर्म में आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो आंसर दिया था वही, मतलब जो आंसर आपने निकाला है वही ऑप्शन में हो। ऑप्शन जो आंसर मांग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट होती है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन द माइकलसन-मोले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन-मोले एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि इसका जो एम था, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर मीडियम। मतलब इसमें एम ये था कि टू फाइंड आउट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर मीडियम। बट इसमें माइकलसन-मोले ने ये एक्सपेरिमेंट किया और करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर। मतलब इससे इनको निगेटिव रिजल्ट मिला था। तो इससे इन्होंने एक फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला ड्राइव किया था, जो डेल्टा एन नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट थी। तो ये क्या निकाला था? डेल्टा एन इज इक्वल टू 2LV² लैम्डा। अब इस केस में एल क्या था? दैट इज द एल हमने ली थी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पी से और मिरर तक की डिस्टेंस, आइदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो थी लेंथ। वी क्या था? इस वी मतलब अर्थ हमारी किस स्पीड से घूम रही है, तो अर्थ की स्पीड हमने 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड ली थी। सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा क्या है? लेमडा हमने लिया था 5500 एंगस्ट्रॉम ले लिया था लेमडा वेवलेंथ। तो इससे यदि फ्रिंज शिफ्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू कितनी? ये 11 मीटर हमने ली थी। एल की वैल्यू हमने 11 मीटर, वी की वैल्यू ली थी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड सी की वैल्यू ली थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो लिया था वो 5500 × 10⁻⁻10 मीटर लिया गया था। इतनी वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू सबको कर दीजिए, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 × एल की वैल्यू 11 × वी 3 × 10⁴, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन सी मीन्स 3 × 10⁸ इंटू लेमडा 5500 हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा एन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 0.4 मिल जाएगी। इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू 0.4 है, इसका मतलब वेरी लेस वैल्यू। हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर मीडियम, क्योंकि इसमें कोई शिफ्ट नहीं हुई, बहुत स्मॉल शिफ्टिंग हुई है। इस वजह से हम कहते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर मीडियम। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और यदि फ्रिंज शिफ्ट की बात किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम में करता है तो 0.4 आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c, द चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स। अब हमें किसी बॉडी का चार्ज बताना है कि चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब कोई भी चार्ज, यदि एक किसी भी बॉडी का चार्ज Q है और स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये बॉडी है और इसका चार्ज हमने सपोज दैट क्या कंसिडर किया Q, और ये बॉडी हमारी वेलोसिटी ऑफ द लाइट से मूव कर रही है, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज, क्योंकि मोशन कभी भी चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसमें मेन पॉइंट आपको ये लिखना है कि चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। इसमें क्या लिखना है? चार्ज ऑफ द बॉडी, CHARGE, चार्ज ऑफ द body does not affected by motion, इस तरीके से